Assalamualaikum MD aspirants. This is Abdullah Omar from Allama Iqbal Medical College, currently studying in first year MBBS. Today I am here to share my MDCAT success story and how I secured 195 marks out of 200 and a 95.95% aggregate in my MDCAT and FSC. So, starting with my MDCAT strategy. MDCAT स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि MDCAT आपकी FSC से एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है। आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाने के लिए ये एक पहला स्टेप है जिससे आपको बहुत अक्लमंद तरीके से करना पड़ता है। सो बेसिकली मेरी MDCAT स्ट्रेटजी थी क्या? MDCAT स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैंने अपनी स्टार्टिंग पे काफ़ी जल्दी MDCAT की तैयारी शुरू कर ली थी। नॉट एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की मैंने, बट स्टार्ट पे मैंने कॉन्सेप्ट लेना शुरू कर दिए थे। ऐसा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने लग गया था FSC के साथ ही, क्योंकि वो FSC के साथ चीज़ें हो सकती थी। अपनी PTB की बुक्स को जिस तरह बायो हो गई उसको थोड़ा डीप जाके पढ़ने लग गया था, रीड करने लग गया था, MCQ वाइज MCQ की तरह सॉर्ट ऑफ तैयारी करने लग गया था, जिससे मुझे बायो की काफ़ी ज़्यादा तैयारी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इवन बिफोर द MDCAT सेशन के और MDCAT की प्रिपरेशन शुरू हुई थी, उससे पहले ही मेरी बायो की तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट इन तीनों में से फिलहाल बायो था, तो वो मैंने पहले तैयारी शुरू कर ली थी। MDCAT स्ट्रेटजी के बेसिकली मेरा यही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस एक दफ़ा कवर करूँ ताकि मैं रिवीजन्स पे आ सकूँ, और जितनी दफ़ा मुझे रिवीजन करने का मौका मिले मैं उतनी दफ़ा कर सकूँ। दूसरा, मटीरियल मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया था। फिज़िक्स के लिए मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक या स्कॉलर सीरीज़ और उसके अलावा मेरे सर के नोट्स थे, आप कहीं से भी नोट्स ले सकते हैं, वो यूज़ किए थे, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस हो गई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस MCQs भी दिए हुए थे। फिज़िक्स की तैयारी के लिए आपके पास प्रैक्टिस MCQs की कोई चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिज़िक्स के MCQs बहुत घुमा फिरा के आ सकते हैं, हमें आए नहीं लेकिन आ सकते हैं, तो उसलिए ज़रूरी होता है कि आपको सब कुछ आता हो। फिज़िक्स का आपको पता हो कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं, जैसे आप कैपेसिटर के किस तरह के आ सकते हैं, उस तरह आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए आई यूज़ जस्ट पंजाब टेक्स्ट बुक एंड अजीम के नोट्स एक होते हैं, वो मैंने यूज़ किए थे। FSC के लिए नोट्स होते हैं लेकिन मैंने वो MDCAT के लिए भी यूज़ किया था। उसके बाद एक बायो रह जाती है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है तैयारी, क्योंकि उसके लिए फेडरल टेक्स्ट बुक का बड़ा मसला होता है। तो मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक एक दफ़ा पहले पूरी रीड की ताकि मेरी पंजाब टेक्स्ट बुक एक दफ़ा क्लियर हो जाए, ज़्यादातर MCQs के साथ है। फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम बच गया तो मैंने इनसाइट MDCAT है, उस मेंटर बुल नाम चेंज कर लिया, उनकी नोट्स हैं वो मैंने बाय कर ली है। उसमें फैक्टर टेक्स्ट बुक साथ साथ लिखी हुई है, पंजाब टेक्स्ट बुक साथ साथ लिखी हुई है, साइड पे बॉक्सेस में बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक, सिंध की टेक्स्ट बुक, सारा कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने उधर से नोट्स किया और वो बहुत गुड हो गया। उसमें सब कुछ कवर हो गया, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मुझे। अब इसके बाद आ जाता है डेली रूटीन। अब डेली रूटीन दो जगहों पे मैटर करती है, एक तब जब हमारा पहली दफ़ा सिलेबस कवर हो रहा था MDCAT के सेशन में, और एक तब जब एक दफ़ा कवर हो चुका था, वो रिवीजन करा रहे थे और टेस्ट सेशन चल रहा था। तो जब पहली दफ़ा चल रहा था हमारा ना, तो उसमें तो ये चल रहा था मेरा कि मैं अपने स्टेप की मैं क्लासेस लेता था, तो स्टेप पे मैं 9 to 3 तकरीबन होती थी मेरी क्लासेस, तो वो मैं वहाँ होता था हफ्ते में 6 दिन, तो वो सारी डेली रूटीन होती थी मेरी। और फिर 6 के बाद वापस जब आना तो 9 से 3 के बाद जब वापस आना तो 3 से 6 मैंने कुछ नहीं करना, 6 to 9 मैंने स्टडी करनी है, और उसके बाद फ़ोन यूज़ कर लिया, आराम कर लिया, इनफ होता था 6 to 9 मेरे लिए, इसलिए मैं कर सकता हूँ। हर बंदे वेरी करता है ये चीज़। फिर उसके बाद जब आ गई हमारे टेस्ट सेशन, तो उसमें मैं टेस्ट दे के वापस आ जाता था। तो क्यों था कि मुझे, क्योंकि मेरे टेस्ट में जब मुझे पता चलता था कि मेरे सही नंबर आ रहे हैं इधर, तो फिर मेरे वहाँ भी टेस्ट में सही नंबर आ जाएंगे, तो इसलिए मैं वापस आता था, अगले दिन फिर टेस्ट देता था, फिर तैयारी करके वो अगले दिन का हो जाता था। तो इस तरह मैं सारा कुछ कवर कर लेता था। बार बार लेक्चर लेने की जरूरत नहीं होती। जब एक दफ़ा हमने लेक्चर ले लिए हैं, तो जब दोबारा सेशन चल रहा है तो दोबारा आपको फ्री में टाइम वेस्ट करने की नहीं जरूरत होती। डेली स्टडी आवर्स ये जो मैंने बताया पहले 6 to 9, और उसके बाद जब मैं वापस आ जाता था ड्यूरिंग टेस्ट सेशन, तो उसमें मैं ज़्यादा पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, उसमें मैं तकरीबन 4 या 5 घंटे दिन के पढ़ता था। फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि इस तरह मेरी तैयारी पूरी हो गई। ऐसा ऐसा बढ़ाते जाने होते हैं, स्टार्टिंग से ज़्यादा करोगे तो आप एंड पे आके थक जाओगे। नाउ हाउ डिड आई डील विद माई डीमोटिवेशन। अब डीमोटिवेशन के लिए सिंपल चीज़ थी मेरे पास, एक ही चीज़ मैं अपने आप को बार बार बताता था। जब 3 मंथ्स पढ़े थे तो मैं कहता था कि यार बस 3 महीने हैं, पढ़ लो, फिर आपको 6 महीने 4 महीने 5 महीने की ब्रेक मिल जाएगी, आपको इंजॉय करोगे, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, लाइक जो बार बार रिपीट कर रहे हैं दोबारा उनकी तरह आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए
मोटिवेशन मेरी ये थी कि 3 महीने रह गए यार, बस कर लो, रिपीट नहीं करना। 2 महीने रह गए यार, बस रिपीट नहीं करना। 1 मंथ रह गया यार, बस रिपीट नहीं करना। और एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी होता है, आपको टेंशन नहीं होती। मेरे पास बैकअप प्लान तब था, मैंने NET को बैकअप रखा हुआ था, नर्स की एडमिशन को, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी अलहमदिल्ला, और वो वैसे भी उनका सिस्टम चेंज हो गया। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट के हर किसी का डिफरेंट होता है। मैं ये कहूँगा कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आता है ना सब्जेक्ट, उसको सबसे पहले कर लो, आपका टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है, आप जल्दी कर लोगे, वो आपका सिलेबस भी कम रह जाएगा। उसके बाद मेरा फिजिक्स था, मैं फिजिक्स करके साइड पे चला देता था, वो 10 मिनट लेता था, इस तरह करके मैं कर लेता था। फिर उसके बाद केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश को मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि इंग्लिश मैंने 8th में रैंड मार्टिन की हुई थी, सो उससे मेरा कवर हो गया था इंग्लिश। और बाकी जो बायो थी उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लेने होते थे, वो कॉन्सेप्ट्स हो जाते थे। फिर बाकी लास्ट मंथ स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका लास्ट मंथ सब कुछ बताता है कि आप क्या क्या होगा, ठीक है। लास्ट मंथ में आपने सिंपली ये करना है, आपने ना लास्ट मंथ में ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना है, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन तकरीबन बाकी चीज़ें छोड़ ही देनी है। आपने लास्ट मंथ में जितनी दफ़ा रिवाइज हो सके पूरा सिलेबस करते रहो। आपका 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा करो, 2 दफ़ा हो गया 3 दफ़ा करो, 3 दफ़ा हो गया 4 दफ़ा करो, बार करो। मैंने इस तरह ही किया, और फिर इस तरह करते फिर मेरा काफ़ी दफ़ा रिवाइज हो गया, मुझे याद भी रिवाइज हो गया था, क्योंकि मुझे बार चीज़ें भूल जाती थी। तो जब रिवाइज करता था तो वो एक चीज़ मैं दोबारा देखता था कि मुझे पहली दफ़ा भूली थी, तो वो दोबारा याद हो जाती थी। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, सारा कुछ कवर हो जाएगा। बाकी 1 डे बिफोर MD-CAT, अब 1 डे बिफोर MD-CAT एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेवल्स आर ऑन द पीक, आप पढ़ नहीं सकते। 3 PM मैंने पढ़ना छोड़ दिया। 4 PM मैं निकला हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ निकल के मैं रात के 11 बजे वापस आया। उन दोनों का भी MD-CAT था। हम लोग 11 बजे वापस आए, अपने घर गए, आराम से घर आके थोड़ा सी दुआ करके अपने लिए सो गए, और अगले दिन जाके पेपर दिया। और पेपरों में नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, नहीं पढ़ने से फ़ायदा होगा, लास्ट में 3 बजे तक जाके नुकसान होगा उल्टा आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे आँख नहीं खुलेगी। और वहाँ पे मतलब ये आपकी होती है कि वहाँ पे अगर आपको एक दफ़ा नींद आने लग जाए ना, तो आपके बहुत सारे MCQs का मसला बन सकता है। आफ्टर चेकिंग बबल्स एंड माई हैप्पीनेस, बबल्स मैंने उसी दिन आके हमारा MD-CAT काफ़ी आसान था, तो मेरा वापस आते मुझे इतना कंफर्म था कि मेरे 190+ आ जाएंगे। मैंने बबल्स चेक किए, डिफरेंट चीज़ों की जगहों के नोट्स आते हैं, जैसे अपने पहले नहीं आती कीज़, लेकिन बाकी जगहों में कीज़ आ जाती हैं। उधर से चेक किए, कहीं 193 बन रहे, कभी 192 बन रहे, कभी 191 बन रहे। मैंने कहा ठीक है, अच्छे नंबर है, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मेरा ऑफिशियल UHS की आई, तो उसके मुताबिक मेरे 193 बन रहे थे। अभी हमारा ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे, और ग्रेस मार्क्स के बाद हमें ग्रेस मार्क्स मिले 2, तो मेरे 195 हो गए। और जब मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया तो आई रिमेंबर आई वाज एट एन इवेंट, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं था, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये मेरी सारी सक्सेस स्टोरी थी। आई होप यू ऑल डू वेल एज वेल।